लॉज या उन सब केसेस के लिए हम लोगों ने एक एक चैप्टर, एक एक क्लास, एक एक सेशन, इस तरह का सेशन प्लान किया है। आने वाले पिछले कुछ सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे आरटीआई को कैसे यूज़ करना है अपने केसेस में, सीएडब्ल्यू सेल में कैसे बिहेव करना है, हाउ टू हैंडल सीएडब्ल्यू सेल, एक्टिविज्म पे हम लोगों ने एक सेशन किया है। आज का जो सेशन है 125 CRPC 125 मेंटेनेंस का जो केस है, कुछ लोगों के ऊपर हो चुका होगा, कुछ लोगों के ऊपर होने वाला होगा, कुछ लोगों के ऊपर चल रहा होगा। ये ऐसा कैसे कभी ना कभी आपके ऊपर इस मैट्रिमोनियल फाइट में आएगा ही आएगा, एक फॉर्म में या दूसरी फॉर्म में आपके पास आएगा ही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब लोग ध्यान से सुने। बहुत कुछ है नहीं हमारे पास बताने के लिए, जो भी कुछ अवेलेबल है, जो भी पॉजिटिव डिसीजंस हैं, जो भी आप कर सकते हो अपने केस में, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एंड विल सी, आई एम श्योर आपको थोड़ी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी जो शायद आपको दूसरे सोर्सेज से नहीं मिलती है। बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट दिस सेशन, 125 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, ओके, 125 के बारे में बोलने से पहले मैं आपको बता दूं आज का सेशन लगभग 1 या सवा घंटे तक चलेगा। थोड़े इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, सत्तू जी, वासिफ भाई मेरे साथ देंगे। हम लोगों ने सोनी जी को इनवाइट किया है और मनीष मित्तल को इनवाइट किया है। दे वर सपोज टू बी हियर बाय 5:30, शायद लेट हो रहे हैं। आई थिंक ये जो 5 मिनट का पोस्टर वाला काम है, पहले ट्रैफिक लगेगा। Jyoti wants to say something about IRB, and you will give postcard series. IRBM का this is the biggest motivator, सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपकी वाइफ के या आपकी घर में जो लेडीज है उसको केस फाइल करने के लिए। 125 मतलब पैसा, सबको पैसा चाहिए। 125 इज द इजी मनी, कितना भी पैसा गेन कर सकती है, कोई अपर लिमिट नहीं है। इसको होल्ड कर लीजिए प्लीज, जो लिख भी लें अपने पास ही रख लें प्लीज। देयर आर मल्टीपल मेंटेनेंस लॉज, 125 एक जिनमें से एक है आपकी वाइफ आप लोगों से मल्टीपल तरह से पैसा क्लेम कर सकती है। DV 2005, HMA 24, CRPC 125। इसके अलावा भी 1-2 लॉज हैं, पर बेसिकली जनरली ये 3 में से किसी 1 या 2 पे केस चलता है, तीनों भी एक साथ चल सकते हैं। सिर्फ HMA 24 एक ऐसा है जो कि अकेला केस नहीं चल सकता है, वो किसी न किसी केस के साथ अटैच होकर चलेगा, जैसे कि या तो डिवोर्स के साथ चल रहा होगा या सेक्शन 9 के साथ चल रहा होगा। HMA 24 अकेला नहीं चल सकता है। आपने डिवोर्स का केस डाला तो वाइफ HMA 24 लगा देती है, या आपने RCR डाला तो HMA 24 डाल देती है। HMA 24 हस्बैंड भी डाल सकता है, बाय द वे मेंटेनेंस नहीं मिलती है, वो एक अलग बात है। बट इसके अलावा 125 वाइफ भी डाल सकती है, पेरेंट्स भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई भी आदमी जो कैपेबल है पैसा कमाने में, सोनी जी भी हमारे बीच में आ गए। सोनी जी प्लीज़ कम दिस साइड। ऐसा कोई भी बंदा है जो कि कैपेबल है पैसा कमाने में, वाइफ को मेंटेन करने में, और वाइफ को मेंटेन करने से मना करता है, या पेरेंट्स को मेंटेन करने से मना करता है, या अपने बच्चों को मेंटेन करने से मना करता है जो कि एडल्ट नहीं है, यानी कि 18 साल के नहीं है, उस आदमी के ऊपर 125 का केस किया जा सकता है। औरत के ऊपर नहीं किया जा सकता, यानी कि आप अपनी वाइफ के ऊपर 125 का केस नहीं कर सकते। ओनली योर वाइफ कैन फाइल अ केस। मेंटेनेंस का केस दो स्टेजेस में चलता है प्राइमरीली। एक इंटरिम होता है, जब होता है कि जैसे ही आपकी पिटीशन आई, जैसे ही पिटीशन आती है तो कोर्ट का सबसे पहले इमीडिएट, क्योंकि वाइफ ये दिखाती है कोर्ट अपनी पिटीशन में कि उसके पास कुछ भी नहीं है रहने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। बाय द वे दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्लॉज, लड़की को लिखना ही पड़ेगा अपनी पिटीशन में दैट शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। ये एग्जैक्टली एज इट इज, अगर जो उसकी पिटीशन में नहीं लिखा हुआ है तो उसकी पिटीशन रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और क्योंकि लड़की इमीडिएटली कहती है उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी होती है पिटीशन में, तो कोर्ट का सबसे पहला एम ये होता है कि इसको इमीडिएटली कुछ दे दिया जाए, हस्बैंड की सैलरी में से, हस्बैंड की इनकम में से उसको कुछ एक इमीडिएटली दे दिया जाए, उसको इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। और फिर केस चलता रहता है, एविडेंस होते हैं, आपके एविडेंसेस, उसके एविडेंसेस, जो कि शायद 2-3 साल 5 साल भी चलता है केस, वो लेटर स्टेजेस पे होता है डिसाइड, बट तब तक आपकी इंटरिम मेंटेनेंस चलती रहती है। जनरली ये भी देखा गया है कि 99% केसेस में कोर्ट जो डिसीजन देता है, सपोज आपका इंटरिम मेंटेनेंस का डिसीजन भी 1 साल के बाद आता है, मान लो आज लड़की ने पिटीशन दिया, आप उसको जनरली लोग डिले टैक्टिक्स में चले जाते हैं कि जवाब में डिले कर दिया, उसके आर्ग्यूमेंट्स में डिले कर दिया, 1-2 डेट ले ली बीमारी का बहाना बना के, साल भर लग जाता है इंटरिम में भी कभी कभी। पर 99% केस में देखा जाता है कि आपको मेंटेनेंस उसी दिन से देनी पड़ती है जिस दिन से डेट ऑफ एप्लीकेशन से देनी पड़ती है, यानी कि वो 1 साल का एरियर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। सो
कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है हम लोगों ने कि जहाँ पे डेट ऑफ ऑर्डर से केस कोर्ट करता है, बट जनरली वो डेट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग से ही मेंटेनेंस दिया जाता है। कोई अपर लिमिट नहीं है बाय द वे। कुछ साल पहले तक इसमें अपर लिमिट हुआ करती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अमेंडमेंट्स किए हुए थे कि 500 रुपये, 3000 रुपये, 1500 रुपये, पर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का भी कोई रिसेंटली जजमेंट आया था, मेरे पास साइटेशन नोटेड है, वो 2011 का जजमेंट है। काचड़ू, जस्टिस काचड़ू और ज्ञान सुधा मिश्रा का कोई जजमेंट आया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने अबॉलिश कर दिए सारे स्टेट्स अमेंडमेंट, यानी कि अब कोई अपर लिमिट नहीं है, विच मीन्स आपकी सैलरी का 50% और कुछ केसेस में शायद उससे ज़्यादा परसेंट भी चला जाता है, इससे कम भी जाता है, बट अब कोई परसेंटेज डिफाइंड नहीं है। आप अपना केस कैसे फाइट करते हो, आपका मेंटेनेंस अमाउंट उस पर डिपेंड करेगा और कुछ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, जैसे कि बच्चे किसके पास है, बच्चे हैं या नहीं है तो किसके पास है, आप कितने क्वालिफाइड है, वाइफ कितनी क्वालिफाइड है, आपकी सैलरी कितनी है, अगर जो वाइफ जॉब करती है तो उसकी सैलरी कितनी है, वाइफ कैपेबल है या नहीं है, जॉब करती है या नहीं है, और साथ में कितनी पढ़ी लिखी है, क्या शादी से पहले जॉब करती थी, इस तरह के, और आपकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। हो सकता है आपके ऊपर पेरेंट्स की लाइबिलिटीज़ हो, आपकी कोई अनमैरिड सिस्टर हो, वाइफ बहुत अच्छी फैमिली से आती हो, इस तरह के कोर्ट फैक्टर ध्यान में रखता है। पर आपको ये सारे फैक्टर्स हाईलाइट करने पड़ेंगे कोर्ट के सामने। अगर जो आप लाइटली लोगे अपना केस तो आपको बड़ी परेशानी होगी। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, बात कर, हाँ, ये आपको हाईलाइट नहीं, देखिए इंटरिम मेंटेनेंस के टाइम पे भी आपको ये फैक्टर्स हाईलाइट करने पड़ेंगे और कोर्ट डिसीजन लेगा फिर उसके बेसिस पे। इंटरिम मेंटेनेंस के लिए कोई एविडेंसेस की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, होता क्या है, जब हम लोगों के ऊपर 498 होता है, जनरली पहला केस 498 होता है बहुत सारे केसेस में, और फिर मेंटेनेंस आता है, तो हम लोगों को लगता है कि वाइफ चली गई, हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, महीने का टेंशन निपटी और भला तो भला से पीछा छूटा। पर अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होता है कि 498 से आप बाहर निकल जाते हो, पर ये मेंटेनेंस आपको लॉन्ग टर्म परेशान करता है। ज़िंदगी भर वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी अगर जो उसने दूसरी शादी ना की, या आपने ये प्रूव ना किया कि वो जॉब कर रही है कहीं पे आपके बराबर या ऑलमोस्ट बराबर पैसा कमा रही है, तो मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस चलेगी। एब्सोल्युटली। क्वेश्चन अभी लेंगे सर, एक बार ओवरव्यू क्लियर कर लेने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी लेंगे। तो ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देनी पड़ती है। लोग यहाँ पे आते हैं ग्रुप में, मैंने खुद देखा, और मेरे खुद के पर्सनल केस में 498 से मैं इतना परेशान नहीं हुआ या इतना परेशान नहीं हूँ जितना मैं मेंटेनेंस से परेशान हूँ। बहुत सारे लोग देते हैं हर महीने का, अगर जो आपकी सैलरी का 20-30% जाने लगे, किसी को आराम से बैठा इजी मनी मिलने लगे, एक तरह से हफ्ता वसूली हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, दिस इज लीगल एक्सटॉर्शन, आपको कोर्ट फोर्स कर रही है पैसा देने के लिए। द हस्बैंड इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, फिर उस केस में क्या रहता है? ऐसे भी केसेस हैं कि जहाँ पे हस्बैंड पैसा नहीं कमा रहा है, जॉब छूट गई है क्योंकि वो जेल में चला गया था, क्योंकि वो उसकी जॉब छूट गई है, आज की डेट में वो कुछ नहीं कर रहा, बिजनेस चौपट हो गया, नुकसान हो गया, पर कोर्ट उसको हवाला देती है कि आपको मिनिमम वेजेस का कि 200 रुपये तो कमाएगा ही बंदा, मजदूरी करेगा तो भी 200 कमा लेगा, 300 कमा लेगा, तो वाइफ को 1000 दे दे, 2000 दे दे। पर यही सेम आर्ग्यूमेंट कोर्ट्स जो है वाइफ के ऊपर अप्लाई नहीं करती हैं। हमें मिनिमम वेज एक्ट पे अगर जो अप्लाई किया जाता है तो वाइफ्स को भी अप्लाई करना चाहिए, बट कोर्ट्स बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं आज की डेट में। उनको लगता है कि हस्बैंड ही प्रोटेक्टर है, हस्बैंड ही प्रोवाइडर है, हस्बैंड इज़ बीइंग यूज्ड एज अ ATM मशीन, जाओ कार्ड डालो पैसा निकालो, और आप नहीं करोगे तो आपको जेल जाने की धमकी, आपको परेशान करने की धमकी। बट एक अच्छी बात यह है, शायद क्वेश्चन बहुत लोग पूछना चाहेंगे, अगर जो आप मेंटेनेंस ना देना चाहें तो क्या हो सकता है? ठीक है, जेल का प्रावधान है, 1 महीने की जेल का प्रावधान है। तो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते मेंटेनेंस के मामले में। आपके पास अगर जो कोई एसेट है, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, मकान है, वाइफ को पता है आपका कोई एसेट है, FD है, उस तरह के चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। राइट सोनी जी, अटैच कर सकते हैं आपके एक महीने बाद फिक्स भी होगा वो। हाँ जी, अच्छा, वो कई बार जेल को एक्सटेंड भी वो कर देते हैं। आपको 50%, मान लो आपका 2 लाख का एरियर जमा हो गया और आप लोगों ने 1 महीने की जेल हो गई, और आपको 50%, 25% जैसा भी आपकी कंडीशन होगी। एक महीने की जेल है या 1 महीने की मेंटेनेंस, 1 महीने की जेल है? सर देखो, कोई पीरियड फिक्स नहीं है इसका। हर एग्जीक्यूशन पे 1 महीने की जेल होती है। हर एग्जीक्यूशन पे 1 महीने की, हर एग्जीक्यूशन पे अगर वो 1-1 महीने बाद एग्जीक्यूशन डाल रही है और आप पे नहीं करें तो 1-1 महीने की जेल कैंसिल होगी। 1 महीने की एग्जीक्यूशन डाली जा सकती है। मेंटेनेंस है, Firstly, they'll attach your movable, then immovable. डिस्ट्रेस वारंट सर वही है। डिस्ट्रेस वारंट यही है, सबसे पहले आपका जो है, जो अगर कोई नौकरी करता है तो उसकी सैलरी नहीं फुल अटैच हो सकती, सैलरी 50% तक अटैच हो सकती है, बैंक अकाउंट आपके अटैच हो सकते हैं, PF को टच नहीं किया जा सकता, बट आपकी कोई और पॉलिसीज़ है, इंश्योरेंस है या कोई म्यूचुअल फंड्स हैं,
वो अटैच हो सकते हैं। PF, GPF, PPF ये टच नहीं हो सकते। टैक्स सेविंग है भी मेडिकल पता नहीं है यार, मेडिकल आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम। और इंश्योरेंसेज जो तो पहले की जो 10 साल पुरानी ठीक है वो सारे अटैच हो सकते हैं। हाँ टैक्स सेविंग है भी थोड़ा तेज बोलो सर। लेकिन HR सर कोई भी अगर PF, PPF, EPF, GPF ये अटैच नहीं हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी जो भी है। इसके अलावा कोई भी आप सेविंग करते हो, चाहे वो टैक्स सेविंग है, आप टैक्स सेविंग कर सकते हो, बीवी को नहीं खिला सकते, कोर्ट तो आपसे सीधे ही पूछेगा यार। आप कहते हो मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, बचाने को पैसे हैं। पीएफ की भी एक लिमिट है कि 12% से ज़्यादा है तो स्टैट्यूटरी अटैच नहीं हो सकता। जो स्टैट्यूटरी है सिर्फ 12.5% और एक अर्निंग के बाद 8.5%। उसके अलावा जो भी है वो अटैच हो सकता है। लोग 30% अगर जमा कराना शुरू कर दें तो बाकी बैलेंस जो है वो अटैच हो सकता है। नहीं वो तो आपका CPF में हो गया। PPF जो होता है पर्सनल प्रोविडेंट फंड जो होता है उसका क्या, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। उसमें तो 75,000 एट मैक्स आप डिपॉजिट करा सकते हैं। वो PPF में एक तो अगर मैं मान लो 1 लाख रुपए महीना जमा कराता है और साल का जमा कराता रहता हूँ 1 लाख रुपए की लिमिट है ना उसकी। हाँ तो 1 लाख रुपए तो अपना सेव कर सकते हो ना फिर। वो नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन है कि अगर जो वाइफ केपेबल टू अर्न है बट एक्चुअली अर्न नहीं कर रही है, अभी नौकरी नहीं कर रही है, शादी से पहले करती थी या बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, नौकरी मिलने की कैपेसिटी रखती है, अब छोड़ दियो या आपसे अलग होने के बाद जॉब छोड़ दियो। बहुत सारी लड़कियां अलग होने के बाद जॉब छोड़ देती हैं ताकि मेंटेनेंस क्लेम कर सकें। ऐसे केसेस में बहुत ही क्लियर डिसीजन नहीं है, पता नहीं कि कोर्ट का क्या स्टैंड होता है। इट डिपेंड्स कि आप क्या फाइट कर रहे हो। बट दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं जस्टिस शिव नारायण ढींगरा के, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर जो वाइफ केपेबल टू अर्न है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। किसको केपेबल टू अर्न बोला जाएगा? सर देखो ऐसा है, उस डिसीजन में ये है, जो 2-4 डिसीजन है उसमें सब में प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। जो वाइफ है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। उस केसेस में तो कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है कि जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है अगर वो फ्री जॉब करती है, वो जाके काम करे कहीं भी। अगर जैसे एक डॉक्टर थी तो उसको बोला था कि आप डिस्पेंसरी में जाके फ्री काम करो तब आपको मेंटेनेंस मिलेगी। ऐसे ही एक जजमेंट और भी आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें लड़के को बोला था कि भैया आप नौकरी लगवा दो उसकी। मेरे को भी बोला है ठीक है आप नौकरी लगवा दो। तो लड़के ने जो है 2-4 जगह से उसको नौकरी के ऑफर लेटर भिजवाए हैं। अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज था, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ उसका। इंदर की भी तो है, इंदर की जजमेंट भी तो है। क्या हुआ सर मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो तो डिसमिस होगी सर, आप ही का ऑर्डर है वो। उसका मेंटेनेंस ये बाय द वे यही वो बंदा है जिनको ऑर्डर मिला था कि अपनी वाइफ की जॉब लगवा दें तो मेंटेनेंस नहीं लगेगी। क्या हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट में? डिसमिस हो गया उसका मेंटेनेंस नहीं और कुछ टच नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका पिटीशन को डिसमिस कर दिया। मींस हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको वो अपील्ड है, अपील कर दिया। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर ये जजमेंट आ जाता है और किस ग्राउंड पे? एक मिनट यार, ये लंबा आपका सवाल समझ गया। 125 डिसमिस हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल डाल सकती है सर तीनों जगह डाल सकती है जो मैंने बोला। 4 जगह डाल 4 जगह डाल सकती है। सर नो इंटरनल डिस्कशन प्लीज। आप जोर से बोलिए जो भी क्वेश्चन है प्लीज। अगर आंगनबाड़ी में लगा देते हैं कहीं पे भी लगवा कहीं पे दीजिए लगवा दो सर। पर हाँ बोलो सर। सर अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और मेडिकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है या प्रॉब्लम कर लेते हैं इस तरह का कुछ बनाते सो हैं वॉलंटरली क्या उससे मिलेगी नहीं, मेंटेनेंस? वो तो फिर आपको वो मेरिट की बात हो जाएगी ना। वॉलंटरली इनकैपेसिटेट तो नहीं किया ना उसने, वॉलंटरली तो जॉब नहीं छोड़ी है ना उसने। अगर उसको फिजिकल या मेंटल कोई एलिमेंट हो गया है जिसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ी है, अगर 127 में ये भी प्रोविज़न है ना, अगर आप फिजिकली या मेंटली इनकैपेसिटेट हो गए हैं तो आप मेंटेनेंस देना बंद कर देंगे, कोर्ट उस ऑर्डर को रिवोक कर देगा। मैंने कहा कि अगर उसको मेंटेनेंस रिजेक्ट हो गई इन फ्यूचर वो जॉब छोड़कर मेडिकली मेंटेनेंस के केस कभी भी डाले जा सकते हैं, बार बार भी डाले जा सकते हैं। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस डाला जा सकता है ना सर। आज वो कहते हैं कि आज मेरी जॉब है, मेंटेनेंस कोर्ट ने सपोज रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जॉब करती है, कल को कह देगी मेरी जॉब छूट गई, अब मैं अवलानारी हो गई, फिर से मेंटेनेंस डाल देगी, आपके ऊपर लगा देगी। सबसे बड़े बात जो अक्सर जो जॉब करने वाली लड़कियां करती हैं, उनका एक एलिगेशन ये भी होता है कि इस लड़के ने मेरे ऑफिस में आके हंगामा किया, इस वजह से मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ी, मेरे को निकाल दिया गया। और अगर वाइफ के हंगामे से लड़के को छोड़नी पड़े तो लड़का यही ग्राउंड लड़का लेगा। देखो दिस इज द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अभी दिल्ली में ये एक डिवोर्स हुआ है इस ग्राउंड पे, बट मेंटेनेंस तो सर देनी पड़ती है जनरली। सर एक मैंने पढ़ा था कि 125 सबसेक्शन 4 में ये प्रोविजन है कि अगर लड़की अपनी मर्जी से बिना किसी वैलिड रीजन के घर छोड़ के गई है तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस। अगर जो वो प्रूव कर पाए आप कोर्ट में, तब के लिए प्रॉब्लम क्या होती है? इंटरिम तो ग्रांट हो जाएगा, प्रॉब्लम मांगेगी तो होगी ना, अगर इंटरिम मांगेगी नहीं तो इंटरिम
मांगते ही है, नहीं मांगे नहीं मांगी तो नहीं ठीक मांगे है। तो भी कोर्ट सुनो मोटो भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन होती है कोर्ट की। देखो नहीं मांगी तो अच्छी बात है, पर मांग सकती है, कोर्ट दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो डेजर्शन की जो आप बात करो ना, ये आपकी बात सही है, पर इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। सबकी वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाती है, बहुत सारे केसेस यहीं पे बैठे हुए लोग हैं। पॉइंट है, सब सेक्शन 4 की जो बात कर रहे हैं, इसका कोई पॉइंट है जो हम थोड़ा सा वर्कआउट कर सकें कुछ उस पर? नहीं, आप प्रूव कैसे करोगे सर? सबसे पहली बात तो है कि लड़की का कोर्ट में कहेगी कि मैं अपनी मर्जी से अलग रह रही नहीं हूँ। नहीं, मर्जी से विदाउट वैलिड रीजन, और वो कह रही है कि आपके ऊपर 498 दर्ज है, दहेज की क्रुएल्टी आप करते हो, वैलिड रीजन तो उसने बना लिया ना। लेकिन वो दहेज की क्वालिटी हम करते हैं, क्या उसका कोई प्रूफ वो दे रही है क्या? वो सर वो कहेगी जब कोर्ट डिसाइड करेगा तब मेरे को इंटीरियम मेंटेनेंस दोगे। इंटीरियम पे उसको भी तो देखो, ये फॉल्स एलिगेशन जो मैंने तो देखना होता तो मैं तो देख ही लेता दोस्त। सर ये बहस करने स्टेज में हुआ है। मैं नहीं देखना होता तो मैं देख लेता। इसीलिए तो कानून अंधा बता रहे हैं और किसी ओके मेरे भाई, थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, आप चालू करो। I have a question on this. देखो, prima facie should it look like कुछ तो क्रुएल्टी सर नहीं, प्राइमा फेसी जब इंटरिम की बात है, इंटरिम का प्रोविजन पहले करेगी। अगर जो आपने नहीं लिखवाया तो प्रॉब्लम हो सकती है और दोबारा डाल सकती है। ठीक है, तो बेस्ट ये होता है जब डिवोर्स हो, जब भी एक टाइम पैसा दिया जा रहा है, अगर जो दे रहा है कोई उसके अंदर जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन ठीक से लिखी जाए। उसमें एक शर्त और लिखवानी चाहिए, जिसमें कि लिखा जाए किसी भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, लॉ या इवेंट्स से ये जो एग्रीमेंट है अफेक्ट नहीं होगा। हितेश थोड़ा सा पीछे हो जाओ। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस या लॉ या इवेंट पे नहीं डाल सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइट 490, अभी क्वेश्चन आंसर्स प्लीज थोड़ा होल्ड कर लीजिए, अगले सेशन के बाद लेते हैं। हाउ टू फाइट अ 490 दिस 125 केस। अब 125 केस आ गए आपके ऊपर, अब पता चल गया कि क्या है 125। हाँ, दिल्ली के अंदर और बाकी स्टेट्स के अंदर अब थोड़ा सा डिफरेंस आ गया 125 को फाइट करने के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर एफिडेविट मैंडेटरी हो गया है। पुनीत कौर की जजमेंट आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस से पहले एफिडेविट मस्ट हो गया है। दोनों पार्टी अपनी इनकम, एसेट और लाइबिलिटीज़ का एफिडेविट देती हैं। 57 या 52 उसके अंदर पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर आप कौन से ब्रांड की घड़ी पहनते हो, कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हो, कितना आपका फ़ोन का बिल आता है, हनीमून पे कहाँ गए थे, इससे लेके एक्चुअली बहुत मेरे हिसाब से वो जजमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जजमेंट नहीं है, पर वो क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का है तो दिल्ली के सारे ट्रायल कोर्ट्स पे वो बाइंडिंग है। तो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा आप छुपा नहीं पाएंगे आज की तारीख में अपनी इनकम, अनलेस आप अपने एसेट्स को एक पीरियोडिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी और को दे दें या उसको कम कर लें। बाकी स्टेट्स के अंदर ये इंटरिम के समय एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, तो इंटरिम जो चलता है वो दोनों पार्टीज़ के एजर्शंस पे चलता है। एक इसके अंदर डाउट ये रहता है, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इनकम लड़के को दिखानी ज़रूरी है कि मैं कितना कमाता हूँ कितना नहीं कमाता हूँ। अगेन डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने इसको डिफरेंटली लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन एकमात्र सिर्फ लड़के के डोमेन नॉलेज में थी और किसी की नॉलेज में हो नहीं सकती। तो इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो सिर्फ मेरे को पता है मुझे बताना चाहिए कोर्ट को। हालांकि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको हेल्ड किया है कि भैया आप, ये लड़की की जिम्मेवारी है ये बताए कि वो कहाँ काम करता है, उसकी इनकम या सोर्स ऑफ इनकम कितना है। इसी के साथ एक और चीज़ आती है, प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि आपकी इनकम इतनी है। फ़र्ज़ कर लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने पिछले 8 साल से रिटर्न भरता रहा हूँ 4 लाख 5 लाख रुपए की। सडनली मेरे ऊपर केस हुआ, अगले 2 साल मेरी रिटर्न होगी 1 लाख 1.5 लाख रुपया। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि मैंने अपनी एक्चुअल इनकम छुपाई है और कोई वैलिड रीज़न नहीं था, और वो प्रिजम्पशन के हिसाब से मेरी मेंटेनेंस मान सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया है, और सुप्रीम कोर्ट जो बोल देता है इस देश में कानून बन जाता है। ओके, मूविंग ऑन। हाउ टू फाइट अ 125 केस। आपके पास केस आ गया, पिटीशन जैसे ही आती है तो पहला स्टेप होता है कि हमें उसका रिप्लाई देना होता है, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस हमारे रिप्लाई के बेसिस पे और फर्स्ट लेवल आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड हो जाती है। उस सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो आपको 125 के केस में हेल्प करेंगी, वो है वाइफ की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपकी रिप्लाई। क्योंकि जनरली लड़कियाँ लिखती नहीं है अपने पिटीशन में कि वो कितनी क्वालिफाइड हैं, कहीं जॉब कर रही हैं नहीं कर रही हैं। कर रही भी होती है तो भी लिख देती है कि हम जॉब नहीं कर रही हैं। सो यू शुड हैव द डिटेल्स ऑफ योर वाइफ, हर एजुकेशनल डिटेल्स, कितनी क्वालिफाइड है, अगर जो जॉब कर रही है या कर रही थी, कभी इनकम टैक्स फाइल किया है, या उसके बैंक की सैलरी ट्रांसफ़र डिटेल्स कभी आपके साथ रह रही है। पुराने पेपर्स पे जाइए, गो बैक इन टाइम एंड सी, कभी उसने आपके साथ शेयर किया हो।
देयर आर वेज एंड मीन्स आप RTI के थ्रू उसकी जॉब की डिटेल्स या उसके इनकम टैक्स की डिटेल्स या PF की डिटेल्स भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा RTI, हमारा एक RTI का सेशन भी इसी ग्राउंड में हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि आप वो वाला सेशन रेफ़र करें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग्स करके। उसमें हमने बताया था कि RTI के ज़रिए आप लोग कैसे निकलवा सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वाइफ के जॉब डिटेल्स या PF डिटेल्स। तो आपको वो सब निकलवानी पड़ेंगी अगर जो 125 के अच्छे से फाइट करना है तो। इसके अलावा एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, जहाँ पे अगर जो आपको वाइफ का पैन नंबर नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है वाइफ का पैन नंबर, incometax.gov.in, उसमें नो योर पैन करके एक लिंक है, उसमें आप सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका पैन नंबर आपको मिल जाता है। यही बता रहे, वही बता रहे। हाँ बोलो। प्राइवेट कंपनी में किसी की इन्फॉर्मेशन RTI की पैन नहीं, प्राइवेट कंपनी में RTI का नहीं आता। इनकम टैक्स का बोल। मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि एक साइट है जहाँ पे आप नाम और डेट ऑफ बर्थ डालें, incometax.gov.in, incometax.gov.in करके गूगल पे डालोगे, नो योर पैन डाल दें गूगल में, आपको साइट आ जाएगी, वहाँ से आप वाइफ का पैन नंबर निकलवा सकते हैं। पैन नंबर के बेसिस पे आप बैंक में किसी फ्रेंड के थ्रू, अगर जो उस बैंक में कोई आपका फ्रेंड काम करता है, देयर आर वेज एंड मीन्स, इंडिया में बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उसकी डिटेल्स निकलवा सकते उसी हैं। वेबसाइट पे पैन नंबर मिलने के बाद उसी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप डालोगे तो वहाँ पे उसका फॉर्म 16A की कॉपी भी आ जाएगी। आ जाती की कॉपी के लिए 15A की नहीं आती है, 24S आता है। रेकमेंड करता हूँ मत बनवाए। 26 दिल्ली में 3-4 FIR दर्ज हो चुकी हैं जिन्होंने ऐसा 24S किया। भी आता है। उनके against। आपका क्या क्वेश्चन है? मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर जो पैन नंबर निकालने के बाद वहाँ पर ही एक जो आप साइट बता 26 है, मैंने निकाला ना। 26 से नॉट टू रिकॉर्डेड है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ना निकलवाएं। 4-5 FIR निकालना नहीं है सर, आप वहाँ पर व्यू करके सिर्फ ये फाइल करनी चाहिए या आपको पता करनी शुरू कर देनी चाहिए जैसे ही आपको लगे कि आपके ऊपर 125 का केस हो गया है या होने वाला है। आई विल क्विकली रिपीट, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पास्ट एजुकेशन, पास्ट जॉब एक्सपीरियंसेस या करंट जॉब एक्सपीरियंसेस, सैलरी डिटेल्स, अगर जो पहले कभी सैलरी उसके बैंक में आती थी, किस बैंक में आती थी, इफ़ पॉसिबल ट्राई टू गेट अप स्टेटमेंट। आज की डेट में अगर जो जॉब कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आपको सैलरी, उसकी एम्प्लॉय ID आपका हो सकता है कोई दोस्त उसी कंपनी में हो, आप उसको बोलिएगा इसका एम्प्लॉयर का कोई प्रूफ, इसका एम्प्लॉय ID आपको भेज दे, इसका कोई ईमेल ID, ऑफिशियल ईमेल ID आपको भेज दे, दैट विल हेल्प यू इन प्रूविंग। आप चाहो तो उसका एम्प्लॉयर Only then she can file 125। जब झगड़े शुरू होते हैं, आपको लगता है कि मेंटेनेंस का केस आने वाला है, तो आप उसको 2,000-2,500 जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से 1-2 मनी ऑर्डर करें। उससे क्या साबित होता है कि यू आर ऑलवेज विलिंग टू मेंटेन हर। उसका रिफ्यूज़ल मीन्स शी डज नॉट नीड दैट मनी, तो आपका एक एडिशनल ग्राउंड बन जाता है। और जहाँ भी बच्चा है, जिसका भी बच्चा है और वो लड़की के पास है, हमेशा बोनाफाइड दिखाने के लिए पहली डेट में जाके ये बोल दें कि मैं ये देना चाहता हूँ, शी इज़ ऑल्सो इक्वली कैपेबल, शी शुड ऑल्सो पुट फॉरवर्ड द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो ये जो है कहीं कहीं काम कर जाते हैं। किसी जज की जो है आपके प्रति सिंपैथी बन जाती है कि यू आर नॉट रिलक्टेंट टू मेंटेन द वाइफ। वो अमाउंट बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट नहीं होना चाहिए, बट कुछ ना कुछ भेज के आप एक बार टेस्ट करें, हो सकता है इससे आपको जो है बेनिफिट। और इसके अलावा आई वुड लाइक टू टच अपॉन CRPC 340। बहुत सारे केसेस में जब, जैसा कि मैंने बताया, वाइफ जॉब नहीं कर रही है, कहती है मैं जॉब कर रही है, कहती है मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, या बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगाती है जिनके प्रूफ्स होते हैं आपके पास। CRPC 340 कैन हेल्प यू। CRPC 340 मतलब परजरी का एक केस आप उसके ऊपर डाल सकते हो और उसको आपको थॉरली परस्यू करना पड़ेगा। हम लोगों के ग्रुप में ही ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोगों ने अपना मेंटेनेंस रुकवा दिया है और ये बोला है कि पहले 340 को डिसाइड करो, पहले डिसाइड करो कि सच बोल रही है झूठ बोल रही है, उसके बाद मेंटेनेंस चलनी चाहिए। ऑल्दो सोनी जी शायद ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे भी केसेस हैं अवेलेबल जहाँ पे कोर्ट कहती है कि दोनों को पैरेलली चलने दो। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे फाइट कर रहे हो। देखो ऐसा है, बहुत से ग्राउंड्स हैं अनक्लीन हैंड्स जो है कि लड़की अनक्लीन हैंड्स चाहिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल कोर्ट जो है इसको संज्ञान में ले। मेरे केस में ऐसा ही हुआ, अनक्लीन हैंड्स पे लड़की की मेंटेनेंस रिजेक्ट हो गई, बट मैं उसको रिपीट नहीं कर पाया। पर आप ये ग्राउंड लें ज़रूर और इसको स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू भी करें। 2-4-5 जजमेंट हैं आपके स्पोर्ट में, क्या पता जज जो है आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, आपके आर्गूमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाए और वो आपकी बात सुने और मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दे। 340 हाँ जी, हो सकता है सर। और अगर 340 प्रूव हो गया तो उसकी परमानेंट मेंटेनेंस भी रिजेक्ट हो सकती है। तो खत्म ही है ना कहानी। अगर 340 में उसको बाइंड कर दिया जज ने, ट्रायल कोर्ट में भेज दिया तो खत्म है केस, फिर तो सारे केस खत्म है।
उसके बाद 125 थोड़ा ना खत्म होगा, सारे केस ही खत्म हो जाएंगे। देखो, मेंटेनेंस के केस में सबसे बड़ा अनक्लीन हैंड्स होता है कि वो जॉब कर रही है और जॉब बताती कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। अगर जो आपने ये प्रूफ निकलवा लिया कि वो जॉब एक्चुअली कर रही है तो ये बहुत बड़ा अनक्लीन हैंड्स और 340 का केस बनता है। 340 पे अलग से सेमिनार कर लेंगे। 340 बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर एक अलग से सेमिनार कर लेंगे। फ्रीलांसिंग हो रही है या कुछ ऐसी जॉब होती है जिसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, फ्रीलांसिंग कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं काम कर रही है, आप अपने दोस्त को बोलो उससे कोटेशन मंगा ले। सपोज उसने कोई प्रोजेक्ट किया जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया है, बिल्कुल वैलिड प्रूफ है। वैलिड प्रूफ, एब्सोल्युटली दैट इज अ वैलिड प्रूफ। वैलिड प्रूफ है। that also attracts सर देखो, जॉब का है, उसके अलावा कई बार वाइफ कहती है, जैसे मेरे पर्टिकुलर केस में उसने कहा था कि मेरे को आज तक किसी ने एक पैसा नहीं दिया, मेरा कोई अकाउंट नहीं था, मेरे को कमरे में बंद करके रखता था और मेरे को पैसे का कुछ पता नहीं होता था। जबकि एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि उसका एक सेपरेट अकाउंट था जिसको वो ऑपरेट भी करती थी, जिसमें मेरे अकाउंट से पैसे जाते थे और लगभग हर महीने में कुछ ना कुछ हम उसमें डालता था, अच्छे दिनों में, शादी के अच्छे दिनों में, जिसको उसने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था अपनी पिटीशन में। तो आई वॉज एबल टू गेट, ऑल्दो उसके नाम पे अकाउंट वो था, बट समहाउ मेरे को बैंक ने उसकी डिटेल्स दे दी एंड आई वॉज एबल टू प्रूव कि ये अकाउंट इसका, बेसिकली अकाउंट इसके पास एग्जिस्ट करता था और ये झूठ बोल रही है। तो कोर्ट ने 340 को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी मामला यहीं तक पहुंचा है, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट आपको अपनी पिटीशन में और उसकी प्रेयर में या उसकी पिटीशन में पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे उसने गलती करी हुई है। आपके पास सॉलिड प्रूफ है तो आप 340 का केस फाइल कर सकते हैं और मेंटेनेंस में वो हेल्प करेगा आपको। या मैंने 340 किया है, अभी शुरू नहीं हुआ है 340 वाला मामला, डेट है उसके अगले महीने, देन विल नो। थोड़ा स्टेप बैक हो जाती है। करेक्ट। और दूसरा है कि आपको कोई अटैक कर रहा है, बार बार आप पे केस किया जा रहा है, आपने भी एक बार केस किया तो उसको भी लगेगा ना, अब ये भी अटैकिंग मोड में आ गया है। यू नेवर नो, 340 के केस में लोग फंस जाते हैं कई बार। खुद प्रेजेंट होना पड़ता है 340 में। सर खुद मतलब आप केसेस में तो जाते ही हैं ना, उसी कोर्ट में चलेगा 340। आप पार्टी इन पर्सन तो सर आप किसी भी केस में जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो अपनी बात कहने में। अगर आपकी ट्रांसफर जैसे हमारी हो गई बॉर्डर पर इंडिया पाकिस्तान का भी, हाँ जी, हाँ जी। और कोर्ट का लिखा हुआ है जजमेंट मेंटेनेंस जब रिजेक्ट किया था, कंसील द ट्रू फैक्ट ऑन द कोर्ट की खुद लिखी हुई। हाँ जी, हमने इतने डॉक्यूमेंट दिए, तो हम क्या 340 में जा सकते हैं? सर बिल्कुल जाइए, 340 का केस बनता है। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, विशाल जी इज ऑल्सो हियर, ही वुड लाइक हिम टू ऐड सम वैल्यू। इनके लिए ताली बजाओ, इन्होंने बहुत सारे केस जीते हैं। थोड़ा तेज बोलिए सर, थोड़ा तेज बोलिए सर। ओके, सोनी जी का सजेशन है 340 एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको किसी अगले सेशन में लेते हैं। बट मैंने आपको सिर्फ बता दिया 125 में 340 कैन कम टू योर रेस्क्यू, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर जो लड़की कुछ ज़्यादा ही झूठ बोली और आपके पास प्रूफ्स हैं तो। हाँ जी, एडमिसिबल है सर ऑडियो रिकॉर्डिंग शुड बी ऑन ओरिजिनल वीडियो। सो मोबाइल पे अगर जो आपने रिकॉर्ड किया है तो मोबाइल के चिप पे ही होना चाहिए जो आपको कोर्ट में देंगे। ऐसा ना हो कि आप उसको लैपटॉप पे कॉपी कर लें तो वो एडमिसिबल नहीं है। और जो भी रिकॉर्डिंग है उसकी ट्रांसक्रिप्ट जरूर बनाए, कोर्ट में किसी के पास समय नहीं होता सुनने का, वो पढ़ सकते हैं। सर FSL करा लो ना, आप कोर्ट में ओरिजिनल भी तो दे रहे हैं। सर आप ओरिजिनल दीजिए और साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी दीजिए। गाइस एक मिनट, नो डिस्कशन प्लीज। क्या बोल रहे हैं सर? सुनेगा नहीं सर, वो नहीं सुनेगा, वो तो FSL में भेज देगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो कंफर्म करे। हाँ FSL, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। लड़की तो डिनाई करेगी ये मेरी आवाज़ नहीं है। बोलने के बाद मुँह कर जाती है। हाँ जी, मेरी वाइफ ने तो एडमिट किया है कि हाँ वो जॉब कर रही है, ठीक है, उसने उसको फैमिली में है, बट उसके साथ उसने लोड भी लिखा है कि मेरी जो खर्चे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा है, और 37 का बना दिया, क्योंकि 22,000 में चालू है, 37,000 पर मंथ, बाकी उसके सारे पेरेंट्स हैं। सर देखो इस तरह के केसेस में हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोर्ट ना क्या करता है कि जनरली सैलरी मैच करने की थोड़ी कोशिश करता है। आप सपोज 1 लाख कमाते हैं, आपकी वाइफ 22,000 कमाती है, तो कोर्ट कहता है कि चल इसको कुछ थोड़ा दे दे ताकि आप लोग ऑलमोस्ट बराबर लेवल ऑफ लिविंग पे आ जाओ। ऐसा जनरली कोर्ट का ये है। कमाती है तो जनरली उसको मिलना नहीं चाहिए। मैं तो कुछ नहीं कमाता, बीवी 60,000 रुपये कमाती है। हस्बैंड के अकॉर्डिंग जैसा जो स्टैंडर्ड वो हस्बैंड क्या डिजर्व करती थी उसको वही मिलना चाहिए, कोर्ट्स का ऐसा व्यू है, पेरेंट्स का नहीं है।
340 का रिलीफ 125 के लिए है सिर्फ। सर 340 आप किसी भी केस में कर सकते हैं, ठीक है ना। पर्जरी है, जहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है, झूठ बोल रही है, आप वहाँ पे 340 डालिए। अच्छा सर, हम एक बात कर रहे थे कि मेंटेनेंस नहीं देंगे तो अभी तक कुछ नहीं है सर, पर IRPF की जो भी ज्योति जी ने बात करी वो प्रॉब्लम है, उसको हमें सेपरेटली टैकल करना पड़ेगा, वो सीरियस मैटर है। हम कह रहे थे कि अगर मेंटेनेंस नहीं देंगे तो जेल हो जाएगी, तो जेल में एरिया सारे बेवकूफ़ हो जाएंगे। सर ये सोनी जी बताइए। अलग अलग हाई कोर्ट ने इसको भी अलग अलग तरीके से लिया है। मद्रास हाई कोर्ट कहता है एरियाज वेव ऑफ नहीं होंगे, सिविल लाइबिलिटी है, कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद आपने 500 रुपये दिए हो, पहले वाले में से डिडक्ट होंगे, नई वाली लाइबिलिटी अभी बाकी। दिल्ली में वेव ऑफ हो जाता है, मतलब महीना जेल चले जाए। महीना भर जाने ठीक है भाई, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। रोटी खाने को मिलेगी। ओके मेरे भाई, एक और क्वेश्चन, एक कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स है सर जो हमने देखा है ट्रेंड, और कुछ सजेशंस हैं हमारी तरफ से, फॉलो करना ना करना आपका डिसीजन है, बट हम कुछ सजेशन देना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एडवाइस मिल जाती है दोस्तों से, फैमिली से, एडवोकेट से कि जॉब छोड़ दो, अच्छी खासी जॉब होती है, लोग वेबसाइट से भी मिल जाती है। हमारे ग्रुप में लोग सजेस्ट कर देते हैं, आप सिर्फ की मीटिंग में आएंगे, हो सकता है यहीं पे आपको कोई नया बंदा आया हो, वो आपको सजेस्ट कर दे कि जॉब छोड़ दे, मेंटेनेंस से बच जाएगा। ये रहा एग्जांपल। करेक्ट। ओके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मेरा खुद का पर्सनल सजेशन और बहुत सारे ग्रुप के सीनियर मेंबर्स का सजेशन है कि प्लीज़ डू नॉट लीव योर जॉब। आपको 50,000 की सैलरी पे 10-12 हज़ार मेंटेनेंस लग जाती है, अच्छी बात नहीं है, प्रॉब्लम है, बड़ा दुखता है, मेहनत का पैसा जब जाता है, पर 40,000 तो आपको मिलेगा। आपकी जॉब से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। 10,000 बचाने के लिए 50,000 की जॉब मत छोड़िए प्लीज़। आप अपनी सैलरी कम, देयर आर वेज एंड मीन्स कि आप अपनी सैलरी स्लिप में कैसे कम कर सकते हैं, वो मैं आपको ऑफलाइन ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, कैमरे पे बताना मुश्किल है। पर क्या कहते हैं, आप अपनी सैलरी कम करने की कोशिश कीजिए, इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए, पर पैसे की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब तक ये केसेस चल रहे हैं, तब तक भी और उसके बाद भी। प्लीज़ डू नॉट प्लान टू लीव योर जॉब। इनकम बढ़ाइए, सैलरी बढ़े ना बढ़े, आप अपनी इनकम बनाइए। आप कुछ प्राइवेट कंसल्टेंसीज कीजिए, ट्यूशन्स पढ़ाइए, कहीं पे कुछ और पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं वो कीजिए, बट आपकी इनकम चलती रहनी चाहिए, नहीं तो एक स्टेज आएगी कि आपके घर वाले भी शायद आपका साथ देना बंद कर देंगे। और इसके अलावा ये होता है एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो आदमी बहुत कुछ करता है, एक बहुत पुरानी सेइंग है, इफ़ यू वांट समथिंग गेट डन गिव इट टू अ बिजी मैन। खाली आदमी को दोगे तो वो काम नहीं होगा, बिजी आदमी को दोगे तो वो काम हो जाएगा। एक और सजेशन है, एक और सजेशन है, जब भी वो कहती है ना किसी भी केस में, अगर जो कहती है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं तो अबला नारी हूँ, आप अपनी रिप्लाई में ये कह सकते हैं, आर्गूमेंट्स में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने शेल्टर होम बनाए हुए हैं महिलाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, इसको शेल्टर होम में उठा कर डाल दो, उसका जो भी खर्चा होगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। राइट, ये सही है। मेरे को रिप्लाई देना अभी टीवी का। एक और सजेशन है सर, एक और सजेशन है, अगर जो मेंटेनेंस का केस आपके बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है और वो एक अपनी बात कह पा रही है और कोर्ट उसकी बात मान भी रही है कि अबला नारी है, इसके पास कुछ नहीं है और ये इसको तो आपको देना ही पड़ेगा पैसा, शायद उसको एक्सेप्ट कर लो। पर अगर जिन लोगों के बच्चे हैं उन लोगों के लिए सजेशन है, आप उसकी वही पिटीशन मेंटेनेंस चाइल्ड कस्टडी केस में यूज़ कर सकते हो कि अगर जो इतनी अबला नारी है कि इसके बाद अपने खाने के लिए पैसे नहीं है और इसको रहने के लिए जगह नहीं है, यू कैन यूज़ द सेम पिटीशन इन योर चाइल्ड कस्टडी केस। तो आप अगर आपको कोर्ट एक तरह कह रही है कि आप कैपेबल हो, इसको पैसे दो, आप ज़्यादा कैपेबल हो पैसे कमाने के और मेंटेन करने के, तो बच्चा मुझे मिलना चाहिए फिर। करेक्ट, वेरी गुड। सोनी जी ने यूज़ किया, आपने भी किया। और सर एक और बात है, पर इसमें ये एक और सुप्रीम कोर्ट की चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड मेंटेनेंस की बात बता रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो आपको चाइल्ड कस्टडी कभी भी नहीं, ये ध्यान रखिए। इंटरिम मेंटेनेंस देना जरूरी है। आरटीआई के थ्रू अगर कोई फ्रॉड मालूम चलता है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। सर वो आरटीआई के सेशन में बता दिया ना, जो नहीं है इसी के अंदर हल्का सा बता रहे हो। 340 बता रहे हो ना। तो वॉलंटरी इनकैपेसिटेशन है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। वॉलंटरी इनकैपेसिटेशन सर, ये जो मेंटेनेंस हम पे कहते हैं वो टैक्सेबल होती है नॉन टैक्सेबल? आपकी टैक्सेबल सैलरी से जाएगी सर ये, और उसके हाथ में नॉन टैक्सेबल, उसके हाथ में नॉन टैक्सेबल है। तो आपको जितनी भी मेंटेनेंस है उसका प्लस 20-30% जो भी आप टैक्स कमा के देते हो उसके ऊपर टैक्स रिबेट नहीं ले सकते। नहीं एब्सोल्युटली टैक्सेबल कहाँ है? इनकम टैक्स में कोई क्लॉज नहीं है जो कहती है कि नॉन टैक्सेबल है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर ऐसा है, इसके ऊपर ना एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एकमात्र जजमेंट है 1978 का एमआरसी का, जिसमें उसने ये ऐड किया है कि मेंटेनेंस जो है सब्सिस्टेंस अमाउंट है
क्योंकि अगर वो साथ रह भी होती तब भी तो उसके एक बार टैक्स लग चुका है ना। अगर मेरे का करप्शन अगर तुम्हारे हाथ में लग जाता है तो तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो डिफेंड के लिए। ऐसा तो फिर आप उसके लिए एक नया सा केस बनाओ, इनकम टैक्स में डालो। और मेरे ख्याल से मेंटेनेंस कभी भी 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर रेयरली जाती है यार। और दूसरा सर ऐसा भी है ना कि एक पैसे में 2 बार टैक्सी ले सकते हो, और एक इनकम पे दोबारा एक इनकम पे 2 बार टैक्सी ले सकते हो। वो तो है। आफ्टर आई हैव अर्नड एंड देन आई पेड यू फॉर सम सर्विसेज, वो भी टैक्सेबल है। पर ये तो सर गिफ्ट है ना एक तरह से, ये ट्रांसफर है। तो गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगता है ना, गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगता है, आई डोंट नो बट व्हाटएवर, गिफ्ट के ऊपर टैक्स होता है। हाँ गिफ्ट के ऊपर टैक्स 20,000 से ऊपर एक और सजेशन है मारवा जी का। इन लोगों ने मारवा जी ने पर्टिकुलरली हमारे ग्रुप में आरटीआई को बहुत ही पावरफुली यूज़ किया है। अगर जो दूसरी पार्टी के कुछ फ्रॉड्स हैं, दूसरी पार्टी की फैमिली में किसी बहन ने भाई ने ऑलरेडी इस तरह के केसेस किए हुए हैं, तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो अपने 125 के केस में भी कि देखो ये लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, फ्रॉड करते हैं। इसकी बहन ने भी 498 का केस किया हुआ है, ये भी कर रही है, इनका तो फैशन है इनकी फैमिली में करना। तो कोर्ट उस चीज़ को ध्यान में रखती है कि ये ऐसी फैमिली में ही कोई प्रॉब्लम है शायद, कि बार बार केसेस करते हैं और पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। देखिए केसेस जब चलते हैं सब लोगों के दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती हैं। हमारा खुद का केस, फैमिली को संभालना है, पेरेंट्स भी फंसे हुए हैं, सिस्टर भी फंसी हुई है। ओके बस मैं 1 मिनट में क्विक कर रहा हूँ। मेरा सजेशन आप लोगों से है कि प्लीज़ इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम सोशल एक्टिविटी। जैसे हम लोगों ने, सोनी जी ने और बहुत सारे यहाँ पे खड़े हुए जेंटलमैन ने, दे हैव डिसाइडेड कि हम मेंस राइट के लिए फ़ाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। मैं सैटरडे दोपहर का इंतज़ार कर रहा होता हूँ किसी तरह, पूरा हफ्ता 15 घंटे काम करता हूँ, पर सैटरडे को मेरा दोपहर तक का टाइम नहीं कटता है क्योंकि मैं इस मीटिंग में आने की वेट कर रहा होता हूँ। मेरे को एनर्जी मिलती है यहाँ आके। तो आई वुड सजेस्ट, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मिलती है, आई एम श्योर। तो मेरा सजेशन है, आपको ये मुद्दा समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है इट्स ओके। आप अपने आप को किसी न किसी सोशल कॉज से अलाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा जीने का, लाइफ में कुछ अच्छा करने का। सोनी जी को लीव करना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर जो किसी के रह गए हो। जब भी 498 आता है तो लड़की वालों की लिस्ट आ जाती है बहुत लंबी सी, इतना खर्चा किया। फाइल इनकम टैक्स केस में प्रोविजन है कि फाइल डिस्कस किए हैं टैक्स इवेजन पिटीशन। आप पुराने वाले हमारे जाके वीडियो मैंने होता है वीडियो बताया है, दिल्ली कमांडो ट्रेनिंग करके आप यूट्यूब पे सर्च करना है। उसमें हमने आरटीआई में बताया है कि इसको टैक्स इवेजन पिटीशन को कैसे यूज करना है, वो डालें और बहुत फायदा मिलेगा उससे आपको। टैक्स इवेजन पिटीशन नहीं कमांडो दिल्ली कमांडो ट्रेनिंग, दिल्ली सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग, गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे, सॉरी, पूरा वीडियो है, पूरा चेक कर सकते हैं उसमें। सर दिस अप्लाइज टू ऑल द स्टेट्स। आप कहीं पे भी इनकम टैक्स में आपने ये कंप्लेंट कर सकते हैं इन लॉज के खिलाफ, अगर जो बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं। कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है तो सर आशु जी बैठे हुए थे यहाँ पे। आशु जी तू बैजा रामलाल, तू बैजा रामलाल, सामने आ कोई फायदा नहीं। लड़की को प्रूव करने के लिए कि मैं एक्चुअली ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, डज शी हैव टू गिव एनी एविडेंस, सिर्फ उसकी ओरल स्टेटमेंट। जब एविडेंस की टाइम आएगा तो उसको एविडेंस भी दिखाने पड़ेंगे। उसमें सिर्फ एफिडेविट इंटरिम का टाइम नहीं होगा ऐसा। और जिस पे मेंटेनेंस लग गई है, जो मेंटेनेंस दे रहा है वो भी डाल सकता है क्या? ने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया है। भैया अभी खत्म नहीं हुआ है, बैठ जाओ भाई। सर वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, फ्रॉड आप उसको फ्रॉड में फाइट गाइस। क्विकली क्वेश्चन रिपीट मत कीजिए अपने, किसी का कोई यूनिक क्वेश्चन जो अभी तक नहीं लिया गया वो प्लीज पूछिए। जी सोनी भाई, आपने कहा था कि अगर मेंटेनेंस के लिए यार वो तो हर कोई देता है, वो कहते हैं कि मैं जाऊँगी तेरा केस ही अलग है भाई। तेरा केस हर किसी का केस नहीं है ना। विजय मैं बंद कर रहा हूँ, इसमें कोई डस्ट आ रही है। तेरे घर में नहीं रहा है ये वो